गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, इट्स रागेश हियर वंस अगेन। वेलकम बैक टू क्रियोप्रेटिव थ्योरी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग केमिस्ट्री को करने वाले, बिकॉज आज मंडे है और मंडे के दिन हम केमिस्ट्री को करेंगे। हम लोग लेसन 3 स्टार्ट किए थे, मेटल और नॉन मेटल, जिसमें 5-6 वीडियो हम लोगों ने कर चुका था, जिसमें हम लोग पढ़े थे धातुओं के भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण, धातु के रासायनिक गुण और अधातु के रासायनिक गुण पढ़ लिया था। हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग तरह से धातु जो होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करता था, जल के साथ अभिक्रिया करता था, खुली हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता था। ये सब देख लिए थे। ये हम कब देख रहे थे? जब धातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था, अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था, धातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, अधातु हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा था, धातु जल से अभिक्रिया कर रहा था, अधातु जल से अभिक्रिया कर रहा था। तो ऐसे देखे थे। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि क्या होगा जब धातु और अधातु आपस में दोनों रिएक्शन करे तो क्या हो जाएगा। जब धातु और अधातु आपस में रिएक्शन करेंगे तो वहां पे आपका वैद्युत संयोजक यौगिक बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड का निर्माण करेगा। इसी को आयनिक यौगिक के नाम से जाना जाता है और आयनिक यौगिक के बारे में हमें डिटेल अभी अध्ययन करना है, अभी जस्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, जब धातु और धातु आपस में रिएक्शन करेंगे, तो जब धातु और धातु आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे कोई पदार्थ नहीं बनता है, अर्थात धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये बात आप पॉइंट में याद रखोगे कि धातु और धातु कभी भी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सब धातु और धातु आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम मिश्र धातु का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट इसी में जब धातु की प्राप्ति खनिज वगैरह हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि धातु जो होते हैं आपस में मिश्रित किए जाते हैं, उसको मिलाया जाता है, वो मिक्सचर होता है। ठीक है, वहां पे वो शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ यदि होता तब वहां से हम यौगिक उसको कह सकते थे, बट वो यौगिक नहीं होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जब धातु धातु का देख लिया, धातु अधातु का देख लिया, तीसरा पॉइंट जो आता है वह पॉइंट आता है अधातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। तो जब अधातु से अभिक्रिया करता है तो वहां पे सह संयोजक यौगिक का निर्माण करता है, जिसको कोवैलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और हमें कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में भी आज के वीडियो सेशन में डील करना है। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि आयन क्या होते हैं, और आयन का जस्ट इसके बाद का वीडियो जो होगा ना वो आयन पे रिलेटेड होगा। ठीक है, मतलब आज ही रिलीज करेंगे, जैसे 8 बजे ये कर दिया और 8 से 8:30 और 9 बजे जो है हम लोग करेंगे इसका आयन का वीडियो। ठीक, वो भी 10-15 मिनट का छोटा सा टॉपिक है जिसको हमें करना है। तो आज के वीडियो सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। क्या होगा जब धातु धातु से अभिक्रिया करेगा, तो सिंपली पॉइंट्स याद रखना है, धातु प्लस धातु, धातु और धातु आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे छोटू जो होगा नो रिएक्शन होगा। क्या होगा? नो रिएक्शन होगा, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करते। दूसरा रिएक्शन जो होता है, धातु जब रिएक्शन करता है अधातु के साथ, धातु किसके साथ रिएक्शन करेगा छोटू? अधातु के साथ रिएक्शन करेगा। तो धातु जब अधातु के साथ रिएक्शन करता है तो वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण करता है। वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। इसको इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या छोटू इसी को आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। इसको आयोनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। और थर्ड जो होता है छोटू, यहाँ पे स्लैश दे दोगे जिससे पता चले। और थर्ड जो होता है जब अधातु से रिएक्शन करता है, अधातु किससे रिएक्शन करेगा? अधातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? सह संयोजक यौगिक का निर्माण कर लेता है। सह संयोजक यौगिक, इसी को क्या कहा जाता है? कोवैलेंट कंपाउंड कहा जाता है। कोवैलेंट
कंपाउंड। ये बात आप लोग दिमाग में याद रखोगे। क्या याद रखोगे? नोट में लिखेगे या एरो मार्क दे करके कि जब धातु और धातु से अभिक्रिया करता है तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है। धातु और धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। और तीसरा लिखोगे कि अधातु जब अधातु से अभिक्रिया करता है तो कोवैलेंट कंपाउंड दैट मींस सहसंयोजक यौगिकों का निर्माण होता है। अब हम लोग डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालोगे क्या? पहला आयनिक यौगिक, मिटा देना इसको। पहला हेडिंग क्या डालोगे आप? आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक क्या होता है। एक टॉपिक में छोड़ा हूं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करेंगे। वो क्या है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट मेथड, तो इसको हम लोग नहीं किए हैं। तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको समझाने के लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखाऊंगा। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे कह देगा कार्बन डाइऑक्साइड का ज्ञात कीजिए, तो वहां पे आपको याद होना चाहिए। ठीक है छोटू, तो हेडिंग डालना है आपको आयनिक यौगिक या इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजक यौगिक, इसके बारे में आज हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। और इससे एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है कि वैद्युत संयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। यहाँ पे लिखे दोगे या, इसी को क्या कहा जाता है? वैद्युत संयोजक यौगिक। इंग्लिश मैंने अभी लिखा था आयनिक कंपाउंड, इसको क्या कहोगे? आयोनिक। और ये कंपाउंड, और इसको क्या कहते हैं छोटू? इसको कहते हैं को इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट। और कंपाउंड का स्पेलिंग तो यही रहेगा COMPO। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करना है आयनिक यौगिकों के बारे में। आयनिक यौगिक इसी को वैद्युत संयोजक यौगिक होता है। इसको कहते क्या है? तो जब धातु और अधातु आपस में रिएक्शन तो करेंगे, बट उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो यौगिक बनेंगे उसी को क्या कहा जाता है? आयनिक यौगिक के नाम से जाता है। ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। इसलिए मैंने लिखा है कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके अपने इलेक्ट्रॉन्स, E- मतलब इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का ये तरीका है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, कॉमा देके लिखना, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, ये सब क्या है? आयनिक यौगिक है, जो किसके द्वारा बनते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके बनते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। वहां पे आप लोग जो है नेक्स्ट पहला या दूसरा वीडियो, इसके बाद का दूसरा वीडियो जो होगा वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब हमें देखना है इनके कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? देखिए, पहला तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये हो गया कि यह रवेदार, ठोस तथा कठोर होते हैं। तो रवेदार मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में पाए जाएंगे। ठोस मतलब सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। इसका मतलब इसकी आकृति और इनकी जो आकृति और आयतन जो होगा इसका निश्चित होगा। उसके बाद ये जो होंगे कठोर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? कभी कभी पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक रवेदार, ठोस तथा कठोर होते हैं, क्यों? तो इसका मेन रीजन है छोटू कि इनके बीच जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है, वह आकर्षण बल मजबूत होता है। और इस आकर्षण बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वैद्युत आकर्षण बल। वैद्युत आकर्षण बल। ठीक, तो आप लोग कैसे लिखोगे? लिखोगे कि आयनिक यौगिक प्रायः रवेदार, ठोस तथा कठोर होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, जिसके कारण इनके इंटरमोलिकुलर जो होते हैं इनको आसानी से यह बांध करके रखता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स लिख लोगे। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है ये भंगुर होते हैं। भंगुर होने का मतलब ब्रिटल। धातु का जब और अधातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो अधातु में बताया था कि अधातु जो होते हैं भंगुर होते हैं, जबकि धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। तो यहाँ पे अधातु ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस पे जब प्रेशर डाला जाता है ना,
प्रेशर मतलब दबाव डाला जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वह क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं। याद रखोगे पॉइंट्स में। तीसरा पॉइंट्स कहता है कि इनका जलीय विलयन, इनका जलीय विलयन मतलब अगर आयनिक यौगिकों को जल में घोला जाएगा तो यह विद्युत का सुचालक होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो जाएगा, या इसी को गलित अवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब आयनिक यौगिकों को या तो आप जलीय विलयन बनाओ या उसका गलित अवस्था से अगर आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे तो वहां से प्रवाहित हो जा सकता है। दैट मीन्स इनका जलीय विलयन या गलित अवस्था विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। बट इसका एक पॉइंट भी है, जब ये ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था कहने का मतलब ठोस अवस्था वाला पॉइंट्स मैंने लिखा होगा कहीं पे, कहां लिखा है? विलयन ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में विद्युत के कुचालक होते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे देखिए जलीय विलयन या गलित अवस्था विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालन होने के लिए क्या जरूरी है? इनके जो बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं गति नहीं करते। तो जब गति नहीं करेगा कब? जब सॉलिड स्टेट में होगा। तो सॉलिड स्टेट में फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे? लिखोगे यहाँ पे, यहां तक मैंने बता दिया था। पहले सुन लो क्या लिखोगे, ये तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। यहाँ पे लिखोगे कि आयनिक यौगिक प्रायः रवेदार, ठोस तथा कठोर होते हैं क्योंकि इनके अणुओं के बीच लगने वाला इंटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वैद्युत आकर्षण बल काफी मजबूत होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे कि ये भंगुर होते हैं। कौन? आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं क्योंकि जब इस पे दबाव डाला जाता है तो देखा जाता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। भंगुरता को मैंने पहले भी समझा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन या गलित अवस्था विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक यौगिकों का मतलब सॉलिड स्टेट में जब आयनिक यौगिक होंगे तो ये विद्युत के कुचालक होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके बीच जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वह फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में गति नहीं कर पाते हैं, और गति नहीं करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण नहीं होगा तो वहां से चार्ज डेवलप नहीं होगा और वहां से विद्युत धारा का प्रवाहन रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होता है। यह इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में एक दो बार ये पूछ भी दिया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? आयनिक यौगिक का गलनांक, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मतलब क्या होता है? गलना पिघलना होता है ना, उसी को द्रवणांक भी कहा जाता है। तो आयनिक यौगिकों का द्रवणांक या गलनांक तथा क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उच्च होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच जो होते हैं धन आयन और ऋण आयन पाए जाते हैं, और धन आयन और ऋण आयन का बंधन जो होता है काफी मजबूत होता है, और धन आयन और ऋण आयन के बंधन को कहा जाता है शॉर्ट आयनिक बंधन। तो आयनिक बॉन्ड इसका मजबूत होता है। जब मैं बॉन्ड पढ़ाऊंगा ना आपको, नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं बॉन्ड पढ़ाने वाला हूं, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खत्म हो जाएगा उसके बाद बंधन दो प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड, तो वहां पे सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो यहाँ पे आप यह लिखोगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक, द्रवणांक या इसी को क्वथनांक कहा जाता है। क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इनके धन आयन तथा ऋण आयन के बीच काफी मजबूत अट्रैक्शन फोर्स होता है, या लिख दोगे अर्थात इनके आयनिक बंधन मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? इनका गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, मतलब वाटर सोल्यूबल होते हैं। जल में आयनिक यौगिक को घोलोगे आसानी से घुल जाएंगे, परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जितने होते हैं ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बनिक विलायक जितने होते हैं उसमें अघुलनशील होते हैं। कार्बनिक विलायक कौन कौन से हैं? तो कार्बनिक विलायक का एक दो नाम लिख लो। बेंजीन होता है कार्बनिक विलायक, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, और भी बहुत सारे हैं, बट तीन आप याद रखो। और नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना इसमें कार्बन तथा इसके लेसन 5 को, तो वहां पे डील कर लेंगे। तो ये क्या करेंगे? जल में घुलनशील होंगे, मतलब जल में आसानी से घोलेंगे तो घुल जाएंगे, बट जब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जब इसको घोला जाएगा तो ये आसानी से नहीं घुलेंगे, और आसानी से नहीं घुलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? वाटर में अघुलनशील हो जाएंगे। सॉरी, वाटर कह रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इनके जो मोलिक्यूल होते हैं ना, इनके मोलिक्यूल के बीच जो निश्चित आकृति होती है वह निश्चित आकृति पाई ही नहीं जाती है। तो इसके बारे में लिखोगे कि इनके अणुओं के बीच निश्चित आकृति
नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका विद्युत अपघटन करने पर विघटित हो जाता है। चूंकि यह आयनिक यौगिक है, आयन से मिल के बना होता है, तो जब इसको विघटित किया जाता है तो कैथोड और एनोड तो पढ़े ही हम लोग। कैथोड पे जो होता है धन आयन, एनोड पे ऋण आयन मुक्त हो जाता है। इसका मतलब यह क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाता है। इसी पॉइंट्स को मैंने लिखा है कि विद्युत अपघटन करने पर क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो आयन से बनते हैं, आयनिक यौगिक है तो आयन से ही बनेगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी याद रखोगे। हालांकि मैंने लिख दिया क्योंकि छोटा छोटा रहेगा ना, तो अंतर लिखने में काफी उपयोगी साबित होता है। ठीक, अब देखेंगे विलयन में तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। मतलब यदि आयनिक यौगिकों को रिएक्शन की दर को बढ़ाना है तो आयनिक यौगिकों का आप जलीय विलयन का उपयोग करो। आयनिक यौगिक का जलीय विलयन मतलब एक्वस फॉर्म जब यूज करते हैं तो यह रिएक्शन जो होता है तेजी से करता है। इसलिए मैंने लिखा है कि विलयन में तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे डील नहीं किया है, वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसको आप लोग अच्छे से लिख लोगे कॉपी में। अब हमें पढ़ना है सहसंयोजक यौगिक के बारे में। सहसंयोजक यौगिक क्या होता है उसके बारे में, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए किसके बारे में, आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक के बारे में, जिसको आप लोग अच्छे से नोट कर लोगे। ठीक, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो में कॉमेंट जरूर करोगे, या अदरवाइज आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो हम लोग इस टॉपिक को अब क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सहसंयोजक यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने आयनिक यौगिक के बारे में अभी जस्ट पढ़ा, अब हमें पढ़ना है कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, वहां पे हम लोग क्या देते कि धातु और अधातु आपस में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के द्वारा आयनिक यौगिक का निर्माण कर रहे थे। बट यहाँ पे अधातु और अधातु आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा कोवैलेंट कंपाउंड का निर्माण करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स का साझा का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का काम तो वहां पे भी होता था, इलेक्ट्रॉन्स का काम यहाँ भी होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा बिना इलेक्ट्रॉन्स के वो पॉसिबल नहीं है। बट वहां पे होता था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके होता था, मतलब मेरा इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हुआ उसके पास गया। यहाँ पे क्या होगा ना, शेयरिंग से होगा। शेयर मतलब क्या होता है, बांटना होता है। यहाँ पे देखिए अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके अपने इलेक्ट्रॉन्स के साझा से जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा जाता है, सहसंयोजक यौगिक के नाम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल जो है देखिए यहाँ पे CH4 मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन किया होगा। हाँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन भी क्या है अधातु, हाइड्रोजन भी क्या है अधातु। यहाँ पे मैंने जितना लिखा हुआ है ना सब अधातु ही है, बट वहां पे हम लोग लिखे थे एक धातु होता था दूसरा अधातु होता था। अब यहाँ पे देखिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात किया जाए तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या था पहला, कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, रवेदार होते हैं तथा कठोर होते हैं। बट इनका थोड़ा सा उनसे डिफर है। अब देखिए यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में भी पाए जाएंगे और लिक्विड स्टेट में भी पाए जाएंगे। कौन, कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं सॉलिड तथा लिक्विड दोनों ही स्टेट में पाए जाते हैं। वहां पे देखे थे हम लोग कि उनका गलनांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होता था, बट यहाँ पे इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। वहां पे उच्च इसलिए होता था क्योंकि वहां पे आयनिक बॉन्ड बनते थे, और आयनिक बॉन्ड जो होता है पॉजिटिव आयन मतलब केटायन और एनायन के द्वारा बनते हैं। दैट मींस वहां पे आयनिक बंधन मजबूत होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, क्योंकि इसका जवाब मैं नेक्स्ट 2 पॉइंट्स के बाद आपको देता हूं। ठीक, अगला है कि यह उदासीन अणुओं से बने होते हैं। यहीं पे मिल गया, उदासीन अणु से बनेगा। वो किससे बनता था, आयन से बनता था। आयन कौन कौन, धन आयन और ऋण आयन के द्वारा बने। तो धन आयन और ऋण आयन के द्वारा कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स धन आयन और ऋण आयन के बीच काफी मजबूत होता था। बट यदि यह उदासीन आयन से बनेगा, उदासीन आयन से बनने के मतलब क्या हुआ कि वहां पे न तो आपका पॉजिटिव आयन होगा और न ही आपका निगेटिव आयन होगा, न तो पार्ट जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा और न ही निगेटिवली चार्ज होगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो होंगे उदासीन अणु से बने होंगे। जब उदासीन अणु से बना होगा तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं, और जब आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा काफी कमजोर होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर होने की वजह से इनका गलनांक तथा क्वथनांक क्या हो जाता है, निम्न होता है। ठीक, तो इसको लिख लोगे। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। वहां पे देखे थे हम लोग वह सुचालक होता था, और सॉलिड स्टेट में जो होता था वो कुचालक होता है। लेकिन गलित अवस्था और जलीय विलयन जो होता था उसका क्या होता था, सुचोलक होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यह विद्युत के कुचालक होंगे। आप सॉलिड स्टेट लो या लिक्विड स्टेट लो, यह क्या होगा, कुचालक होगा। क्यों,
क्योंकि यह क्या है, उदासीन अणु से बना है। उदासीन अणु जैसे ही होगा तो वहां पे तो पॉजिटिव निगेटिव होगा, नहीं तो चार्ज नहीं बनेगा, चार्ज नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट 8वीं में हम लोग पढ़े होंगे, क्या होता है, आवेशों के प्रवाह के। तो आवेश तो यहाँ पे बना ही नहीं, तो प्रवाह किसका करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक होगा। यह जल में अघुलनशील होता है परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है, जबकि विपरीत था इसके कौन सा, आयनिक यौगिक वाला, कि वह आयनिक सहसंयोज कि जल में वह घुलनशील होता था परंतु आयनिक यौगिकों में अघुलनशील होता था। नेक्स्ट, यह विलयन में धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं जबकि वह विलयन में तीव्र अभिक्रिया करता था, मैंने बताया था आप लोगों को। फिर इनका विद्युत अपघटन नहीं होता है क्योंकि इसमें उदासीन अणु पाए जाते हैं या उदासीन अणुओं से बना होता है, अर्थात इसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इनका विद्युत अपघटन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अणुओं की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, या तो ट्रायंगुलर शेप में होगा या रेक्टेंगुलर होगा या टेट्राहेड्रल होगा। कौन सा, जितने भी सहसंयोजक यौगिक हैं इनका कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर होगा, या ट्रायंगुलर शेप में पाए जाए, टेट्राहेड्रल पाए जाए, जो भी उनकी आकृति है, मतलब किसी न किसी ज्यामितीय आकृति में पाए जाएंगे, बट वहां पे निश्चित आकृतियों, अणुओं की निश्चित आकृति फिक्स नहीं थी। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करने वाले हैं आयन के बारे में। आयन क्या है, आयन बनता कैसे है, और आयन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज का होमवर्क आपका है कि आयनिक यौगिक तथा आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। सहसंयोजक यौगिक में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है छोटू, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से लिख लोगे, मैंने पढ़ा दिया है, अभी पढ़ाया, अभी आयनिक सहसंयोजक यौगिक पढ़ा दिया, फिर आयनिक यौगिक पढ़ा दिया। अच्छा, एक चीज तो मैं भूल ही गया, इसको लिखना कैसे ये बताए नहीं। चलिए, ये अपना हो गया HW क्वेश्चन, इसको आप घर से लिखोगे। देखो कैसे लिखोगे, सबसे पहले सहसंयोजक यौगिक हेडिंग डाल देना, यहाँ पे लिखना अधातु, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। अब क्या लिखना है कि सहसंयोजक यौगिक सॉलिड मतलब ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा, सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है, क्योंकि इसमें आयनिक बंधन नहीं पाए जाते हैं। ठीक, देख लोग। फिर ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, उदासीन अणु से बने होते हैं, या ये भी लिख सकते हो। उसके बाद यह विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, और जब उदासीन अणु से बनेगा तो वहां पे न तो पॉजिटिव आयन होगा, मतलब न तो केटायन होगा और न ही एनायन होगा, न केटायन होगा न एनायन होगा, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज का निर्माण ही नहीं होगा, और चार्ज का निर्माण नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट वहां से पास आउट होगा ही नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि ये जल में अघुलनशील होते हैं, मतलब जल में नहीं घुलते हैं, परंतु यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट, इनका विलयन जो होता है, विलयन में अभिक्रिया तेजी से नहीं, धीरे धीरे करते हैं, जबकि आयनिक यौगिक जो होते हैं विलयन में तीव्र गति से अभिक्रिया करते थे। नेक्स्ट, इनका विद्युत अपघटन नहीं होता है क्योंकि ये उदासीन अणुओं से बने होते हैं, अर्थात इसमें धन आयन तथा ऋण आयन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि इनकी अणुओं की निश्चित आकृति होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जैसे वहां पे लिख दोगे या तो ट्रायंगुलर शेप में होगा या रेक्टेंगुलर होगा या फिर टेट्राहेड्रल शेप में होगा, तो इसको लिख लोगे। क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे कि आयनिक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिक में अंतर स्पष्ट करो। पहला अंतर लिखोगे कि आयनिक यौगिक जो होते हैं आयन से बनते हैं, परंतु सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उदासीन अणुओं से बने होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट से लिखोगे कि इनका गलनांक मतलब आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक काफी उच्च होता है, जबकि सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, निम्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि आयनिक यौगिक हमेशा ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु सहसंयोजक यौगिक ठोस तथा द्रव दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे कि ये जल में मतलब ये जो होते हैं आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, परंतु सहसंयोजक यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जल में घुलनशील होते हैं परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अघुलनशील होते हैं, और इसमें लिखोगे सहसंयोजक ये जल में अघुलनशील परंतु ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट की इनकी अणुओं की, मतलब इनके अणुओं की निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है, बट इनके अणुओं की निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। अंतर ही अंतर है। यहाँ पे देखो, विद्युत अपघटन से आयनिक यौगिकों का विद्युत अपघटन होता है, परंतु सहसंयोजक यौगिकों का विद्युत अपघटन नहीं होता है। सब चीज इसमें से मैंने बता दिया, आप लोग अच्छे से ये भी लिख लोगे। यह विलयन में तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं कौन? आयनिक यौगिक। बट सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं विलयन में धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो सब तो मैंने बता ही दिया, बस आपको कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। अब आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो सेशन में पहले तो हम आज आयन को करेंगे। अभी 9 बजे जो वीडियो आएगा वह आयन का आएगा, तो आयन का वीडियो भी आप लोग जरूर देखें। आयन के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, फिर बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब बंधन के बारे में। ठीक, उसके बाद लगभग चैप्टर जो होगा द एंड के बराबर होगा। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।